एक 13 साल की बच्ची खुशी खुशी स्कूल से घर आती है। एकदम आम सा दिन है ना। हाँ, बिल्कुल आम दिन लग रहा था। उसके दिमाग में एक बहुत अच्छी खबर है जो वो सबसे पहले अपनी माँ को सुनाना चाहती है। किसी लड़के ने उसे बाहर आने के लिए पूछा था। और हम जानते हैं, एक टीनेजर के नजरिए से देखें तो ये किसी बड़ी जीत से कम नहीं होता। राइट। एक बहुत बड़ी बात होती है उस उम्र में। एग्जैक्टली। तो वो घर का दरवाजा खोलती है, लेकिन दरवाजा खोलते ही जो मंजर उसके सामने था, उसने एक आम से दिन को ट्रू क्राइम के इतिहास की सबसे डरावनी और सुनियोजित साजिश में बदल दिया। और इस गहरे विश्लेषण में हमारा मकसद सिर्फ उस दिन की घटना का विवरण देना नहीं है, क्योंकि हमारे स्रोत बताते हैं कि यह कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। हाँ, मतलब खून के निशान और क्राइम सीन की जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, वो तो सिर्फ एक हिस्सा है ना। बिल्कुल। असली कहानी एक इंसान के दिमाग में पनपने वाली उस बीमारी की है जिसे कोअर्सिव कंट्रोल कहते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक साइकोपैथिक ईगो एक इंटरस्टेट मर्डर कंस्पिरेसी में तब्दील हो जाता है, यानी दो राज्यों में फैली एक खूनी साजिश। ये सच में बहुत अलार्मिंग है ना? तो हम शुरुआती कत्ल से लेकर एफबीआई के उन तरीकों को क्रोनोलॉजिकली समझेंगे जिन्होंने इस अदृश्य जाल को काटा। तो इस कहानी के तह तक चलते हैं। तारीख थी 7 नवंबर 1997। जगह थी फ्लोरिडा का सैराटोगा शहर। जब वो 13 साल की बच्ची यानी स्टीवी बेलिश अपने घर के हॉलवे में आगे बढ़ती है, तो उसका सामना किसी बुरी कल्पना से भी भयानक सच्चाई से होता है। उसने क्या देखा वहां? उसके 4 छोटे भाई बहन, जो सिर्फ 23 महीने के क्वाड्रिप्लेट्स थे, यानी जुड़वा थे चारों। वो हॉलवे में अकेले खड़े थे। वो बुरी तरह रो रहे थे और उनके बालों पर, उनके छोटे छोटे कपड़ों पर खून लगा हुआ था। अरे बाप रे! उस छोटी बच्ची के दिमाग पर जो बीती होगी उसका अंदाजा लगाना नामुमकिन सा है। बिल्कुल। क्योंकि उसकी माँ 35 वर्षीय शीला बेलिश कभी भी अपने बच्चों को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ती थी। सही बात है। तो घबराई हुई स्टीवी आवाज लगाते हुए किचन की तरफ भागी और वहां उसने अपनी माँ को जमीन पर खून से लथपथ देखा। वहां इतना खून था कि शुरुआत में तो उसे शायद समझ ही नहीं आया होगा कि उसकी माँ वहां गिरी हुई है। हाँ, वो उसके कदमों के ठीक पास गिरी हुई थी। सदमे में उसने 911 को कॉल किया। और जब पुलिस और पैरामेडिक्स वहां पहुंचते हैं तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि मौत कई घंटे पहले हो चुकी थी। है ना। वो थोड़ा अजीब है। अजीब कैसे? खून के निशान सिर्फ किचन में नहीं थे, वो यूटिलिटी रूम से लेकर किचन तक आते हुए दिख रहे थे। तो उस दिन वहां आखिर हुआ क्या था? देखिए, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स ने जब सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया तो सच में रूह कांप देने वाली डिटेल सामने आई। हमलावर ने शीला पर यूटिलिटी रूम में हमला किया था पहले। अच्छा, यूटिलिटी रूम में? हाँ, उसने एक .45 कैलिबर की पिस्टल से शीला के चेहरे पर गोली मारी थी। ओ माय गॉड। ये गोली उसके चेहरे से होते हुए गर्दन के निचले हिस्से से निकली और सीधे दीवार के पार चली गई। वेट, रुकिए, मुझे इस पॉइंट पर थोड़ा रोकना पड़ेगा आपको। 1.45 कैलिबर की गोली का इम्पैक्ट कोई मामूली बात नहीं होती। मेरा मतलब है, एक आम इंसान जिसे ऐसी जगह, खासकर चेहरे और गर्दन के बीच गोली लगे, वो तो वहीं ढेर हो जाएगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसके बाद कोई हलचल होना मेडिकली बहुत मुश्किल लगता है मुझे तो। यही तो इस क्राइम सीन की सबसे हैरान करने वाली बात थी। गोली लगने के बावजूद शीला के हाथों और बाजुओं पर डिफेंसिव वुंड्स थे, यानी बचाव के निशान। एग्जैक्टली, बचाव के निशान। हमलावर ने गोली मारने के बाद उसकी गर्दन पर चाकू से 2 वार भी किए थे, ये सोचकर कि वो मर चुकी है। ये कितना ब्रूटल है ना? है ना? लेकिन इन सब जानलेवा चोटों के बावजूद शीला ने खुद को जमीन पर लगभग 15 फीट तक ड्रैग किया। 15 फीट? ऐसी हालत में? हाँ, वो यूटिलिटी रूम से किचन तक घिसट कर आई ताकि किसी तरह फोन तक पहुंचकर मदद मांग सके। ये कोई साधारण चोट या एक्सीडेंट नहीं था जहां इंसान मदद मांगने भागता है। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां शरीर पूरी तरह से साथ छोड़ चुका था। एकदम सही कहा। पर यहां मुझे लगता है वो मदरली इंस्टिंक्ट काम कर रहा था। वो एक माँ का साहस, जिसे लग रहा था कि उसके 4 छोटे बच्चे घर में अकेले हैं और उनके सामने कातिल खड़ा है। बिल्कुल, वो एड्रेनलिन और बच्चों को बचाने की जिद नहीं उसे वो 15 फीट तय करवाए होंगे। लेकिन इस पूरी फोरेंसिक तबाही में एक बहुत अजीब कड़ी मिसिंग थी स्रोतों के हिसाब से। घर में जबरदस्ती घुसने का, यानी फोर्स्ड एंट्री का कोई भी निशान नहीं था। ये एक बहुत बड़ा सुराग था इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि जब कोई दरवाजा टूटा हुआ ना हो, खिड़कियां सलामत हों, तो इसका एक ही नतीजा निकलता है कि या तो कातिल के पास चाबी थी। शीला ने खुद
किसी ऐसे शख्स के लिए दरवाज़ा खुला था जिसे वो जानती थी या कम से कम जिस पर उसे शक नहीं था। राइट। और जब ऐसे केसेस आते हैं जहां घरेलू माहौल में इतनी बेरहमी से कत्ल होता है तो क्रिमिनल साइकोलॉजी और FBI की आखिरी नज़रें हमेशा मृतक के अतीत और उसके नज़दीकी रिश्तों पर जाती हैं। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अगर हम शीला के अतीत में झांकें तो पिछले 10 सालों की एक ऐसी दास्तान सामने आती है जो सच में किसी बुरे सपने से कम नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं एलन ब्लैकथॉर्न की। हाँ, हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। शीला की मुलाकात एलन से उस वक्त हुई थी जब वो एक लॉ फर्म में सेक्रेटरी थी और एलन वहां का क्लाइंट था। अच्छा। एलन एक बेहद अमीर, सक्सेसफुल और आकर्षक बिजनेसमैन था, लेकिन उसका असल नाम एलन ब्लैकथॉर्न नहीं था। वेट, उसका असली नाम कुछ और था? हाँ, उसका असली नाम एलन विलियम वैन हूट था। उसने एक मशहूर नॉवल शोगुन के एक डोमिनेंट कैरेक्टर से प्रभावित होकर अपना नाम बदला था। ये डिटेल सुनने में शायद आम लग सकती है, पर जहाँ तक मैं समझती हूँ नाम बदलना, खासकर किसी फिक्शनल शक्तिशाली कैरेक्टर के नाम पर, किसी गहरे साइकोलॉजिकल ट्रेट की तरफ इशारा करता है। आप बिल्कुल ठीक पकड़ रही हैं। ये इंसान आम जिंदगी नहीं जीना चाहता था। नहीं। वो एक राजा बनना चाहता था, एक शोगुन जिसके आदेश को कोई टाल ना सके। बिल्कुल। और ये सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं था। जब हम कोर्सिव कंट्रोल की साइकोलॉजी की बात करते हैं ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है। कैसे मतलब? एलन ने शीला की जिंदगी को आम घरेलू दबदबे से बढ़ाकर एक सिस्टमैटिक साइकोलॉजिकल टॉर्चर में तब्दील कर दिया था। ओह। जैसे वो शीला को क्रॉस ड्रेसिंग गेम्स खेलने पर मजबूर करता था। किस तरह के गेम्स? जैसे उसे लिटिल बो पीप के कपड़े पहनाकर बाहर भेजता और चाहता कि वो वैसे ही घर आए। उसने शीला को प्रोस्टिट्यूट्स के साथ अलग अलग अजीब रिचुअल्स में शामिल होने पर मजबूर किया। माय गॉड, ये तो बहुत बीमार सोच है। और यहाँ तक कि वो ये भी कंट्रोल करता था कि शीला क्या खाएगी और कितना खाएगी। उसकी बॉडी इमेज को लेकर उसने कंट्रोल बना रखा था। ये समझना सच में थोड़ा मुश्किल लगता है कि कोई इंसान आखिर ऐसे अजीब और अपमानजनक रिचुअल्स क्यों करवाता है किसी से। इसका मकसद क्या होता है आखिर? देखिए, इसका सीधा सा मकसद सामने वाले इंसान की पहचान को पूरी तरह मिटा देना होता है। सोशियोपैथ्स जब किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो उनसे वो हर चीज छीन लेते हैं जो उन्हें नॉर्मल लगती है। जब कोई आपके खाने का निवाला तक तय करने लगे तो दिमाग डर और कंफ्यूजन के ऐसे हालत में चला जाता है जहां खुद की सोच ही खत्म हो जाती है। ये एक ऐसी जेल थी जहां दीवारें फिजिकल नहीं थीं, बल्कि मानसिक डर की बनी हुई थी। ये एक बहुत टेरिफाइंग थॉट है। फिर भी शीला ने हिम्मत नहीं हारी। 1987 में उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और डिवोर्स फाइल कर दिया, जो कि बहुत बड़ा कदम था। हाँ, पर एक शोगन मेंटालिटी वाले इंसान के लिए, जिसे लगता है कि दुनिया उसकी उंगलियों पर नाचती है, एक औरत का उसकी गिरफ्त से आजाद होना किसी अपमान से कम नहीं था। बिल्कुल नहीं, उसका ईगो हर्ट हो गया था। तो उसने अपनी दोनों बेटियों के लिए लगभग 10 साल लंबा कस्टडी बैटल शुरू किया। 10 साल। और उस 10 साल के लंबे लीगल बैटल में उसने सिर्फ वकीलों को पैसे नहीं दिए, उसने कानूनी प्रशासन को भी मैनिपुलेट किया। कैसे? उसने कोर्ट में झूठे सबूत पेश किए कि शीला बच्चों को मारती पीटती है। कानून को जो इंसाफ के लिए बना है, उसने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, ताकि वो शीला को पूरी तरह से तोड़ सके। एग्जैक्टली, ताकि वो उसे फाइनेंशियल और इमोशनल लेवल पर तबाह कर सके। आप उस शख्स के ईगो का अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो गोल्फ कोर्स पर छोटी सी शर्त हारने पर भी आप इसे बार हो जाता था। तो एक एक्स वाइफ का कंट्रोल से बाहर जाना तो उसके लिए नामुमकिन रहा होगा बर्दाश्त करना। सही बात है। ये बात उसके दिमाग में एक जहर की तरह घूमती रहती थी। इस पूरे जहरीले माहौल से खुद को और अपने बच्चों को बाहर निकालने के लिए शीला ने आखिरकार एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने दोबारा शादी की। जेमी बैलिश से ना। शुरुआत को एलन के साय से दूर रखने के लिए शीला ने आधी रात को बिना किसी को बताए टेक्सास छोड़ दिया। वो रात के अंधेरे में निकल गई। बिल्कुल, वो अपना सब कुछ पीछे छोड़कर फ्लोरिडा के सरस्वता शहर आकर बस गई। एक तरह से उसने एक महफूज घर तलाश लिया था अपने लिए। लेकिन एक महफूज घर की ये उम्मीद ना उतनी ही कच्ची थी जितना कि किसी अहंकारी का डर। सही कहा। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो सबसे पहले शक स्वाभाविक रूप से पतियों पर ही जाता है। फ्लोरिडा पुलिस ने जेमी बेलिश से पूछताछ की, लेकिन उसके पास पक्का एलिबी था। वो काम के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन था। तो जेमी क्लियर हो गया। हाँ, उसके बाद उन्होंने टेक्सास में एलन ब्लैकथॉर्न का पता लगाया, लेकिन टेक्निकली रूप से देखा जाए तो वो भी उस वक्त लगभग 1000 मील दूर टेक्सास में था। रुकिए,
अब यहाँ इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी दीवार से टकराती है जिसे पार करना नामुमकिन सा लगता है। अगर शीला का एक्स हस्बैंड 1000 मील दूर है और नया पति आउट ऑफ टाउन है, तो क्राइम सीन पर कत्ल किसने किया? कोई जबरदस्ती अंदर भी नहीं आया, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। राइट। सब कुछ डेड एंड लग रहा था स्रोतों में। कैसे कोई इन्वेस्टिगेशन एक शहर के क्राइम सीन को दूसरे राज्य के किसी सीईओ के साथ जोड़ सकती है? और यहीं पर एक केस हमेशा के लिए कोल्ड केस बनने से बचा। एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरे गेम का रुख ही मोड़ दिया। कौन सा सुराग? और ये सुराग दिया एक बिल्कुल आम इंसान ने, जेक मास्टर्स, जो एक माली था और उस नेबरहुड में घास काट रहा था उस दिन। अच्छा, माली ने कुछ देखा? हाँ, उसने देखा कि एक सफेद रंग की मित्सुबिशी इक्लिप्स कार वहां अजीब ढंग से पार्क की गई थी। वो कार उस हाई एंड इलाके से बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। समझ रही हूँ। लेकिन जो बात उसके दिमाग में सबसे ज्यादा खटकी वो था उस कार का ड्राइवर, जिसने कैमोफ्लाज यानी फौजी प्रिंट वाली पैंट्स पहनी हुई थी। उस शांत पौश इलाके में ऐसी वेशभूषा बहुत बेतुकी लग रही थी उसे। ये डिटेल वाकई में फैसिनेटिंग है। मेरा मतलब है, हम लोग अक्सर क्राइम शोज में देखते हैं कि कोई बड़ा फोरेंसिक साइंटिस्ट केस सॉल्व करता है माइक्रोस्कोप के आगे बैठकर। बिल्कुल, अक्सर वही दिखाते हैं। पर यहाँ इस आम से माली ने जो किया वो किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। उसने उस कार के लाइसेंस प्लेट नंबर को देखा, जो थी YBR62G। अब कोई कितना भी ध्यान लगाए, ऐसे रैंडम अल्फाबेट्स और नंबर्स याद रखना तो बहुत मुश्किल है ना, आमतौर पर। बहुत मुश्किल है। तो उसने क्या किया? उसने एक फॉर्मूला बनाया, एक निमोनिक बनाया। यस, बॉब एंड 62 गर्ल्स। एग्जैक्टली, सही पढ़ा आपने। ये निमोनिक एक आम इंसान के सतर्क दिमाग का एक बहुत बड़ा परिचय था। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने ये प्लेट नंबर फ्लोरिडा के डेटाबेस में चेक किया तो उन्हें वहां कुछ हासिल नहीं हुआ। फ्लोरिडा में गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं थी। लेकिन उन्हें पता था कि शीला हाल ही में टेक्सास से आई है, राइट? तो उन्होंने ये नंबर टेक्सास रेंजर्स को दे दिया। ओह, स्मार्ट मूव। और वहां डेटाबेस में एक एग्जैक्ट मैच मिल गया। ये व्हाइट मित्सुबिशी इक्लिप्स कार टेक्सास के ही रहने वाले 23 साल के एक लड़के की थी, जिसका नाम था जोई डेल टोरो। ये जानकारी सुनने में उस सिस्टम ग्लिच की तरह लगती है जिसने $multi-million सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को तबाह कर दिया हो। सही एग्जाम्पल दिया आपने। एक मास्टर प्लान बनाया गया होगा जिसमें हर चीज का हिसाब होगा, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा थोड़ी ना था कि एक घास काटने वाला एक फनी सेंटेंस बनाकर पूरी साजिश को ही बेनकाब कर देगा। हाँ। तो जब उन्हें नाम मिल गया तो क्या इस गाड़ी को ट्रेस करके सीधे सबूत मिल गए थे? हाँ, जब FBI और टेक्सास रेंजर्स ने उस गाड़ी और जोई डेल टोरो की खोज शुरू की तो सबूतों का एक पूरा पहाड़ उनके सामने आ गया। क्या क्या मिला? उस मित्सुबिशी कार की तलाशी लेने पर उन्हें अंदर से एक .45 कैलिबर की पिस्टल मिली, वही हथियार जिससे शीला पर गोली चलाई गई थी। बाप रे। उन्हें कार में वही कैमोफ्लाज पैंट्स भी मिली जिन पर शीला का खून और DNA थे। मतलब मर्डर वेपन और कपड़े दोनों गाड़ी में थे? बिल्कुल। और सबसे अहम बात, कार से शीला के नए घर का एक नक्शा मिला। ये सभी पक्के सबूत थे, लेकिन इन सबको एक दूसरे से ठोस रूप में जोड़ने के लिए एक ऐसी कड़ी चाहिए थी जो इनकार किए जाने के लायक ही ना हो ट्रायल के दौरान। और मुझे पूरा यकीन है वो कड़ी क्राइम सीन पर मिलने वाला फिंगरप्रिंट ही होगा। हमने शुरू में बात की थी कि घर में फोर्स्ड एंट्री नहीं थी, पर कातिल कुछ तो निशान छोड़कर ही जाता है क्राइम सीन पर। सही कह रही हैं। क्राइम सीन पर उस यूटिलिटी रूम के ड्रायर पर एक अजीब फिंगरप्रिंट मिला था। वही यूटिलिटी रूम जहां शीला को गोली लगी थी? हाँ, वही। जब फोरेंसिक लैब में इस फिंगरप्रिंट को रन किया गया तो वो जोई डेल टोरो के पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले प्रिंट से 100% मैच कर गया। वाओ, 100% मैच? 100%। इसका मतलब साफ था, जोई डेल टोरो सिर्फ गाड़ी का मालिक नहीं था, वो ठीक उस वक्त उस कमरे में उस ड्रायर के पास खड़ा था जहां मौत का नंगा नाच हुआ था। तो यहाँ पे ट्रिगर मैन पकड़ा गया, पर यहाँ मेरी समझ एक बार फिर उलझ जाती है। क्यों, क्या हुआ? देखिए, जोई डेल टोरो 22-23 साल का एक आम लड़का है जिसका अपना एक छोटा मोटा ट्रैक रिकॉर्ड हो सकता है, पर वो टेक्सास में रहता था। हाँ। और शीला फ्लोरिडा में थी। इन दोनों के बीच दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, राइट? एक लड़का हजारों माइल दूर ड्राइव करके किसी ऐसी औरत को मारने क्यों जाएगा जिसे वो जानता तक नहीं है? उसका मोटिव यानी इरादा क्या हो सकता था इस सब में? वही तो FBI का सबसे बड़ा सवाल था उस वक्त, क्योंकि ये एक डायरेक्ट मर्डर नहीं था, ये एक हायर्ड हिट यानी सुपारी की पेशकश थी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। हाँ,
जब जोई डेल टोरो को पता चला कि लॉ एनफोर्समेंट उसके पीछे है तो वो मेक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके भाग गया, लेकिन एफबीआई ने डिप्लोमेटिक और लीगल दबाव बनाकर उसे मेक्सिको से वापस बुलवा लिया। पकड़ा गया आखिर। पकड़ा गया, और जब जोई से पूछताछ शुरू हुई ना तो वो टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने गोली चलाई थी, लेकिन उसने कहा कि उसे ऐसा करने के लिए पैसे दिए गए थे। उसने मास्टरमाइंड का नाम लिया? उसने बताया कि वो उस साजिश रचने वाले शख्स से इतना डरता था कि उसे लगता था कि अगर उसने मर्डर नहीं किया तो उसके अपने परिवार की जान खतरे में आ जाएगी। वेट रुकिए, मुझे इस पॉइंट पर चेन ऑफ कमांड को समझने दीजिए। एक मल्टी मिलियनेयर सीईओ है एलन, जिसका दिमाग इतना तेज है। क्या उसने किसी हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल किलर को हायर नहीं किया इस काम के लिए? एफबीआई रिपोर्ट्स इस इंटरस्टेट हिटमैन चेन को कैसे समझाती हैं स्रोतों में? ये कड़ियां जुड़ी कैसे थी एक दूसरे से? देखिए, ये साजिश जितनी दर्दनाक थी, इसका नेटवर्क उतना ही खोखला और असंगठित था। इस हिटमैन चेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था। जोई डेल टोरो ने खुद बताया कि उसे ये हिट का कॉन्ट्रैक्ट किसी अनजान आदमी ने नहीं, बल्कि उसके अपने कजन सैमी गोंजालेज ने दिया था। उसकी कजिन ने? हाँ, सैमी गोंजालेज, जो कि एक गोल्फ कोर्स पर छोटा-मोटा काम करता था। गोल्फ कोर्स? एलन का कनेक्शन? एग्जैक्टली। जब एफबीआई सैमी के पास पहुंची तो उसने खुलासा किया कि उसे ये कॉन्ट्रैक्ट उस इलाके के एक आम बुकी ने दिया था, जिसका नाम डैनी रोचा था। एक बुकी? हाँ, डैनी रोचा एक स्पोर्ट्स बार खोलने का सपना देख रहा था, और इस सपने को पूरा करने के लिए उसे एक बड़ी फंडिंग की जरूरत थी उस वक्त। और इस फंडिंग का सोर्स कौन था? मैं गेस कर सकती हूँ, एलन ब्लैकथॉर्न। सही गेस किया आपने। लेकिन क्या सच में एक मल्टी मिलियनेयर ने अपनी एक्स वाइफ के कत्ल के लिए एक बुकी को पकड़ा, उस बुकी ने एक गोल्फ कोर्स वर्कर को पकड़ा, और उस वर्कर ने अपने 22 साल के कजिन को मर्डर करने भेज दिया? अजीब लगता है ना? ये तो टेलीफोन गेम का सबसे भयानक और घटिया रूप लग रहा है मुझे। एक माँ की जिंदगी की कीमत इन्होंने क्या तय की थी आखिर इस सब में? सिर्फ $10,000। क्या? सिर्फ $10,000? हाँ, एलन ब्लैकथॉर्न ने डैनी रोशा को $10,000 देने का वादा किया था। ये नेटवर्क बाहर से चाहे जितना भी असंगठित लगे, लेकिन इसके पीछे का दिमाग पूरी तरह जानता था कि वो क्या कर रहा है। कैसे? सोशियोपैथ्स हमेशा यही मानते हैं कि अगर वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है और उन्होंने कई लेयर्स में लोग हायर किए हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए, उन तक कानून के हाथ नहीं पहुंच सकते। ये पैसा उन्हें एक अदृश्य ढाल देता है एक तरह से। उन्हें लगता है कि कोई भी इन बिखरी हुई कड़ियों को नहीं जोड़ पाएगा कभी। पर वो शायद ये भूल गए कि जब एफबीआई इस तरह के इंटरस्टेट केसेस, जहां 2 या उससे ज्यादा स्टेट शामिल होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वो पेपर ट्रेल और कम्युनिकेशन को कितनी बारीकी से ट्रेस करती है। बिल्कुल। इस चेन को ब्रेक करने के बाद तो उन्हें सीधे एलन ब्लैकथॉर्न पर ही हमला बोलना था, ठीक है ना? सही कहा। एफबीआई ने सीधे एलन की उस महल जैसी हवेली पर एक जबरदस्त छापा मारा। फिर वहां क्या मिला? और जब उन्होंने उसके घर को खंगाला तो उन्हें वो सब कुछ मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उन्हें कंप्यूटर ड्रिवन मैप फाइंडर गाइड मिला वहां से। ये वही सॉफ्टवेयर था जिससे शीला का घर ढूंढा गया? हाँ, ये एक मैप सॉफ्टवेयर था जिसका इस्तेमाल शीला के नए और गुप्त पते को तलाशने के लिए किया गया था। और सबसे डैमिंग पीस ऑफ एविडेंस, यानी सबसे बड़ा और पक्का सबूत, थी एक तस्वीर। तस्वीर? कैसी तस्वीर? वो एक फोटो थी जिसमें शीला अपनी बेटी के साथ उसका बर्थडे मना रही थी। उस तस्वीर को ठीक बीच से फाड़ा गया था और शीला वाला हिस्सा डैनी रोशा को दे दिया गया था, ताकि आगे ट्रिगर मैन को विक्टिम की पहचान हो सके। एग्जैक्टली। ओह गॉड, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस तस्वीर में एक माँ अपने बच्चे की खुशी मना रही थी, उसी तस्वीर को उसके मौत का वारंट बना दिया गया। तो आखिरकार इस पूरे जाल को बिछाने वाले इस सो कॉल्ड शोगन को गिरफ्तार कैसे किया गया? गिरफ्तारी का मंजर भी अपने आप में एक स्टेटमेंट था एफबीआई का। एफबीआई ने एलन ब्लैकथॉर्न को उसी जगह जाकर अरेस्ट किया जहां वो अपने आप को सबसे ताकतवर महसूस करता था। कहाँ? उसकी ऑफिस में। नहीं, उसके फेवरेट गोल्फ कोर्स पर। वाओ! वही जगह जहां से उसने इस मर्डर की कड़ियां जोड़ी थी, क्योंकि ये एक इंटरस्टेट क्राइम था, यानी साजिश टेक्सास में रची गई थी और कत्ल फ्लोरिडा में हुआ था। इसलिए इस पर सीधे फेडरल चार्जेस लगाए गए। ये उसके ईगो पर बहुत बड़ी चोट हो गई। जब केस फेडरल कोर्ट में गया तो क्या एलन का रवैया बदला? क्या उस महलनुमा जिंदगी से निकलकर सीधे सलाखों के पीछे जाने पर उसमें कोई पछतावा या रिमोर्स देखा गया स्रोतों के अनुसार? बिल्कुल नहीं। इंसान की फितरत आसानी से थोड़ी बदलती है। ट्रायल के दौरान भी एलन ब्लैकथॉर्न का रवैया पूरी तरह से कॉकी और अहंकारी था। वो अभी भी वैसा ही बिहेव कर रहा था?
हाँ, वो कोर्ट में इस तरह बैठता था जैसे जज और जूरी सब उसके मुताबिक काम करेंगे। उसे पूरा यकीन था कि उसके हाई प्रोफाइल वकील और उसकी बेहिसाब दौलत उसे कानून की गिरफ्त से छुड़ा लेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। नहीं, लेकिन फेडरल सिस्टम और उन फॉरेंसिक सबूतों की ठोस सीरीज ने उसे हिलाकर रख दिया। और आखिरकार इंसाफ हुआ। उसे और उसके बाकी सभी मोहरों यानी जोई, सैमी और डैनी सभी को लंबी सजा मिली और मास्टरमाइंड एलन ब्लैकथॉर्न को बिना पैरोल के 2 बार उम्र कैद यानी 2 कंकरेंट लाइफ सेंटेंसेस सुनाई गई। जी हाँ। जिसका मतलब था कि अब उसे अपनी बाकी की जिंदगी फेडरल प्रिजन की उन 4 दीवारों में ही काटनी होगी। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा नतीजा है। कैसे एक शख्स अपनी दौलत और प्रभाव के नशे में अंधा हो जाता है। उसे लगता है कि कानून एक खिलौना है जिसे वो खरीद सकता है। बिल्कुल। लेकिन फॉरेंसिक साइंस और एक आम इंसान की छोटी सी ऑब्जर्वेशन उसके इस $40 मिलियन के गुरूर को पल भर में तोड़ सकती है। और इसमें सबसे अहम है उस मजबूती को याद रखना जो शीला ने दिखाई थी। अपनी आखिरी सांस तक उसने अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की। सही बात है, ये सच में बहुत इंस्पायरिंग बट हार्ट ब्रेकिंग है। जब हम इस बात का गहरा विश्लेषण करते हैं कि कोएर्सिव कंट्रोल आखिर कैसे काम करता है, तो ये सिर्फ शब्द नहीं रह जाते हैं, ये एक बेहद खतरनाक शस्त्र बन जाता है। सही कहा आपने। पर देखिए, इन सब चीजों के बाद एक अजीब सा और बिल्कुल नया सवाल मेरे दिमाग में पैदा हो रहा है। हम 1997 की बात कर रहे थे ना, जब एक माली ने गाड़ी का नंबर याद रखा मैनुअल तरीके से। सोचिए अगर ये सेम घटना आज इस डिजिटल युग में होती। आपका इशारा किस तरफ है? ठीक ठीक बताइए। देखिए, आज के दौर में जहां हर दरवाजे पर एक स्मार्ट डोरबेल है, हर मोबाइल फोन में लोकेशन ट्रैकिंग हमेशा ऑन रहती है और हर गाड़ी डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ती है अपनी, एक तरफ तो लगता है कि एलन जैसा अहंकारी आज के दौर में एक दिन भी नहीं बच पाता। वो सीधे सर्वेलेंस फुटेजेस या फोन डेटा से पकड़ा जाता। हाँ, ये तो है। लेकिन इसका दूसरा और ज्यादा भयानक पहलू ये है कि क्या यही डिजिटल टूल्स, यही स्मार्ट डिवाइसेस, क्या एक सोशियोपैथ के हाथों में उसकी पत्नी या पार्टनर को कंट्रोल करने का और भी खतरनाक हथियार नहीं बन जाते आज? ओह, आप सर्वेलेंस की बात कर रहे हैं? हाँ, आज शायद किसी को जासूस हायर करने की जरूरत ही नहीं है। बस एक हिडन एयर टैग या एक हैक्ड स्मार्ट होम डिवाइस काफी है किसी की पूरी जिंदगी ट्रैक करने के लिए। टेक्नोलॉजी ने इन अब्यूजिव रिश्तों की पावर डायनामिक को आखिर कितना बदल दिया है, ये एक ऐसी सोच है जो सच में बहुत परेशान करती है मुझे। ये वाकई में एक बहुत ही डीप और डरावना थॉट है जिस पर सोचना बनता है। बिल्कुल, इस नए पहलू पर भी हमें सोचने की जरूरत है। खैर, अगले गहरे विश्लेषण में ऐसी ही किसी और संगीन दास्तान के साथ वापस आएंगे हम। तब तक के लिए आसपास की छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस पर ध्यान देते रहिए।